तमिलनाडु एक ऐसा राज्य जहां पर राजनीति सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि भावना होती है। एक ऐसा राज्य जहां पर लगभग पिछले 50 वर्षों से सिर्फ दो पार्टियों का बोलबाला रहा है, डीएमके और एआईडीएमके। करुणानिधि, जयललिता, एमजीआर, स्टालिन और पलानीस्वामी, इन नामों ने तमिल राजनीति को दशकों तक कंट्रोल किया। लेकिन फिर एक फिल्म स्टार आया जिसे लोग सिर्फ अभिनेता नहीं, थलापति कहते थे। देखते ही देखते उसने तमिलनाडु की सारी राजनीति का समीकरण ही बदल दिया। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर कैसे विजय थलपति ने एआईडीएमके और डीएमके का किला हिला दिया। क्या यह सिर्फ एक फिल्म स्टारडम था या इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी थी? कैसे लाखों फैंस वोटर बैंक में बदल गए? कैसे लाखों युवाओं का गुस्सा टीवीके की मजबूती बन गया? कैसे सोशल मीडिया, फिल्मों और एंटी इनकम्बेंसी ने तमिल का इतिहास बदल कर रख दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विजय सच में तमिलनाडु की राजनीति के अगले सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी में राजनीति, सिनेमा, इमोशन, रणनीति और सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई छिपी है। अगर हमें यह समझना है कि विजय ने इतना बड़ा राजनीतिक धमाका कैसे किया, तो सबसे पहले हमें समझना होगा तमिलनाडु की राजनीति का इतिहास। तमिलनाडु शायद भारत का सबसे इकलौता राज्य है जहां पर सिनेमा और राजनीति का बहुत बड़ा संबंध है। 1960 के दशक में द्रविडियन मूवमेंट ने तमिलनाडु की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। यह आंदोलन हिंदी विरोध, सामाजिक न्याय और तमिल पहचान की राजनीति पर आधारित था। इस आंदोलन से निकली डीएमके पार्टी, सीएन अन्नादुरई, करुणानिधि और फिर बाद में एमजीआर सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वे लोगों के मसीहा बन चुके थे। फिल्मों में गरीबों की मदद करने वाले हीरो की छवि असल जिंदगी में वोट बैंक में बदल गई। फिर एमजीआर ने एआईएडीएमके बनाई और राजनीति तमिल की दो हिस्सों में बट गई, डीएमके बनाम एआईएडीएमके। इसके बाद यही दोनों पार्टियां तमिलनाडु पर दशकों तक राज करती रहीं। कभी डीएमके आती तो कभी एआईएडीएमके आती। दोनों पार्टियों में एक चीज समान थी कि दोनों ने जनता में अपनी पकड़ बहुत मजबूत बना रखी थी। कैडर नेटवर्क, स्थानीय नेता, जातीय समीकरण, फिल्मी चेहरों का इस्तेमाल और सबसे बड़ी बात, इमोशनल कनेक्शन। तमिलनाडु की राजनीति में लोगों का अपने नेता से सिर्फ राजनीतिक रिश्ता नहीं होता, उनका भावनात्मक रिश्ता भी होता है। और यही कारण था कि कोई भी तीसरी पार्टी इन दोनों पार्टियों को दशकों तक टक्कर नहीं दे पाई। कई लोग आए, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स इलेक्शंस में उतरे, लेकिन इन दोनों पार्टियों का कोई भी किला नहीं हिला पाया। रजनीकांत आए, वो भी पूरी तरह राजनीति में नहीं उतरे। कमल हसन आए, लेकिन उन्हें उतना अच्छा जनाधार नहीं मिला। विजयकांत आए, उन्हें भी उतनी सफलता नहीं मिली। और फिर आया विजय का दौर, थलापति विजय। विजय का दौर अचानक शुरू नहीं हुआ, इसकी नींव कई साल पहले रखी जा चुकी थी। विजय धीरे धीरे नेता नहीं बल्कि यूथ आइकन बन चुके थे। उनकी फिल्में सिस्टम पर सवाल उठाती थीं। भ्रष्टाचार, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, ये सब उनकी फिल्मों के बड़े मुद्दे हुआ करते थे। फिल्म सरकार में वोटिंग सिस्टम पर सवाल उठाए गए, मर्शल में मेडिकल सिस्टम पर हमला किया गया और मास्टर में युवा शक्ति दिखाई गई। इन फिल्मों ने लोगों के भीतर विजय की एक नई इमेज बनाई। लोगों को लगने लगा ये सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी सिस्टम को बदलना चाहता है। और यही सबसे बड़ा अंतर था कि अब विजय सिर्फ एक स्टार नहीं थे बल्कि एक राजनीतिक संभावना बन चुके थे। उनके फैन क्लब्स पूरे तमिलनाडु में फैल चुके थे। रिपोर्ट्स के अनुसार लाखों स्थानीय यूनिट्स और लाखों सक्रिय समर्थक मौजूद थे। ये लोग सिर्फ पोस्टर लगाने वाले फैन नहीं थे, ये लोग सामाजिक काम भी करते थे, जैसे ब्लड डोनेशन, गरीबों की मदद, बाढ़ राहत, शिक्षा सहायता। धीरे धीरे विजय ने अपने फैन नेटवर्क को राजनीतिक कैडर में बदलना स्टार्ट कर दिया। यही वो मास्टर स्ट्रोक था जो डीएमके और एआईएडीएमके के लिए खतरा बना। किसी भी बड़े राजनीतिक बदलाव के पीछे सिर्फ नेता नहीं होता, जनता का मूड भी होता है। और तमिलनाडु में भी वही हुआ। कई युवाओं को लगने लगा था कि डीएमके और एआईडीएमके पुरानी राजनीति में ही फंस चुके हैं। एक तरफ भ्रष्टाचार के आरोप, दूसरी तरफ परिवारवाद और तीसरी तरफ शिक्षा और बेरोजगारी से जुड़ी प्रॉब्लम्स। तमिलनाडु में नीट परीक्षा एक बड़ा मुद्दा बन चुकी थी। कई छात्रों और उनके परिवारों को लगता था कि यह परीक्षा गरीबों के लिए बनी ही नहीं है। विजय ने इस मुद्दे को खुलकर उठाया। उन्होंने शिक्षा को राज्य सूची में वापस लाने की मांग की। उन्होंने छात्रों के दर्द को समझने की कोशिश की और यहीं से उन्होंने युवाओं के दिल में अपनी जगह बना ली। सोशल मीडिया पर विजय की क्लिप्स वायरल होने लगी। उनके स्पीच, उनके डायलॉग्स, उनका एटीट्यूड लोगों को आकर्षित करने लगा। जहां पुराने नेता पारंपरिक युग की राजनीति कर रहे थे, वहीं विजय डिजिटल युग की राजनीति कर रहे थे। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ट्विटर ट्रेंड्स, मीम्स, टीवीके अब एक राजनीतिक पार्टी से ज्यादा डिजिटल मूवमेंट बन चुकी थी। फिर वो दिन आया जब विजय ने ऑफिशियली राजनीति में उतरने का फैसला किया और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तमिलगा वेट्री कड़गम पार्टी, टीवीके। नाम का ही मतलब था तमिलनाडु की जीत। यह सिर्फ एक पार्टी का लॉन्च नहीं था, ये एक तीसरे युग की शुरुआत थी।
शुरुआत में तो डीएमके और एआईएडीएमके को लगा कि यह सिर्फ स्टारडम का शोर है, बट धीमे धीमे उनको समझ में आने लगा कि मामला क्या है, बहुत खतरनाक हो, क्योंकि उन्होंने वो गलती नहीं की जो दूसरे बड़े बड़े सुपरस्टारों ने की। उन्होंने सिर्फ बड़े बड़े वादे नहीं किए, उन्होंने ग्राउंड लेवल पर वर्क किया, स्थानीय लोगों को जोड़ा और कनेक्शन को मजबूत किया, युवाओं को जिम्मेदारियां दी। उनकी टीम लगातार डेटा जुटा रही थी, कहाँ किस क्षेत्र में कौन से मुद्दे हैं, कहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है, कहाँ पे किसान नाराज हैं, कहाँ पे युवा बदलाव चाहते हैं। बेसिकली उन्होंने ये चुनाव डेटा के दम पर ज़्यादा लड़ा। हर साम्राज्य की हार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी से शुरू होती है। डीएमके और एआईडीएमके की क्या कमजोरी थी? उनके पास थी एंटी इनकम्बेंसी और लीडरशिप क्राइसिस। जयललिता और करुणानिधि के बाद के नेताओं में वो करिश्मा नहीं दिख रहा था जो उन बड़े नेताओं में था, इसलिए लोग इमोशनली उन नेताओं से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। युवाओं को नई भाषा चाहिए थी, नई राजनीति चाहिए थी, नई ऊर्जा चाहिए थी, और विजय ने वही सब कुछ दिया। डीएमके और एआईडीएमके पर लगातार भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लग रहा था। लोगों को लगा कि सिर्फ पार्टियां बदल रही हैं, सिस्टम नहीं। और यहीं पर विजय ने खुद को अल्टरनेटिव के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा, अब डीएमके बनाम एआईडीएमके की राजनीति नहीं, अब जनता बनाम पुरानी राजनीति। और यह नैरेटिव बहुत तेजी से फैल गया। विजय की सफलता के पीछे सिर्फ लोकप्रियता नहीं थी, एक राजनीतिक रणनीति थी। पहली रणनीति थी कंट्रोल्ड एंट्री। वो एकदम से चुनाव में नहीं उतरे, उन्होंने धीरे धीरे माहौल बनाया। दूसरी रणनीति थी फैन क्लब को कैडर बनाना, और यह उनकी सबसे मजबूत ताकत थी। जहां दूसरी पार्टियां बूथ लेवल पर संघर्ष कर रही थी, वहीं पर उनके पास पहले से ही लाखों फॉलोअर्स मौजूद थे। और तीसरी रणनीति यूथ फर्स्ट पॉलिटिक्स। उन्होंने युवाओं को सिर्फ वोटर नहीं बनाया, उन्होंने अपने आंदोलन का हिस्सा बनाया। और चौथी रणनीति सिंबोलिज्म। उनके चुनावी प्रतीक, सॉन्ग, स्लोगन्स, विशल कैंपेन सब केयरफुली डिजाइंड थे। उनकी रैलियां इवेंट जैसी लगती थी। लोग वहां पर राजनीति सुनने नहीं, अनुभव जीने आते थे। और पांचवी रणनीति सोशल मीडिया डोमिनेशन। टीवी ने इसे अपने युद्ध क्षेत्र का हिस्सा बना लिया। जहां पर पुरानी पार्टियां टीवी पर डिबेट कर रही थी, वहीं पर विजय की टीम मोबाइल स्क्रीन पर कब्जा कर चुकी थी। राजनीति में परसेप्शन एक बहुत बड़ा हथियार होता है, और विजय की परसेप्शन क्या थी? एक ईमानदार आउटसाइडर। लोगों को लगा कि विजय पारंपरिक भ्रष्टाचार की राजनीति का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उनकी फिल्मों ने उनको पहले ही गरीबों का हीरो के रूप में प्रस्तुत कर दिया था। इसीलिए जब वो राजनीति में आए तो फिल्मों वाले हीरो को लोग अपनी असल जिंदगी में देखना शुरू कर दिए। और यही कारण है कि उनकी पार्टियों में सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि आम लोग भी आने लगे। महिलाएं, युवा, मिडिल क्लास, फिल्म फैंस सब उनकी तरफ आकर्षित होने लगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या विजय अपनी स्टारडम की वजह से सफल हुए? नहीं, क्योंकि अगर स्टारडम से ही राजनीति चलती तो कई बड़े सुपरस्टार कब के मुख्यमंत्री बन चुके होते। इनका असली वजह थी टाइमिंग। तमिलनाडु बदलाव चाहता था, और विजय ने अपने आप को सही समय पर अल्टरनेट के रूप में प्रस्तुत किया और जनता की भावनाओं को समझा। उन्होंने गुस्से को एक डायरेक्शन दिया, उन्होंने एंटरटेनमेंट और पॉलिटिक्स को मिलाकर एक नया मॉडल बनाया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने उम्मीदें बेची। राजनीति में उम्मीद सबसे बड़ी ताकत होती है। और फिर चुनाव आया, और फिर जो हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया। टीवी ने अपनी पहली ही लड़ाई में डीएमके और एआईएडीएमके को हिला दिया। विश्लेषकों को उम्मीद थी कि टीवी कुछ सीटें जीतेगी, लेकिन इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी। टीवी ने तमिलनाडु की राजनीति को त्रिकोणीय बना दी। कई जगहों पर डीएमके और एआईएडीएमके के वोट कट गए। युवाओं और पहली बार वोट देने वाले वोटर्स का उनको काफी साथ मिला। सोशल मीडिया का उत्साह, ग्राउंड रैलियों की भीड़ अब वोट में बदल रहा था। यह सिर्फ चुनाव नहीं था, यह तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन की चेतावनी थी, क्योंकि लोगों को समझ आ गया था कि विजय एक टेम्परेरी वेव नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म चैलेंज है। दशकों से डीएमके और एआईएडीएमके एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती थी। अब इन दोनों को एक तीसरे दुश्मन से सामना करना पड़ा। और सबसे खतरनाक बात, विजय दोनों पार्टियों के वोट बैंक में सेंध लगा रहे थे। युवा वोट, अर्बन वोट, मिडिल क्लास वोट और कुछ ग्रामीण लोगों का भी समर्थन ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से बाहर जाकर अपना वोटिंग कर रहा था। तमिलनाडु में सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, एक संस्कृति है। एमजीआर, जयललिता, करुणानिधि, सबका सिनेमा से गहरा रिश्ता था। विजय ने इसी लीगेसी को एक नए युग में ट्रांसफॉर्म किया। उन्होंने फिल्मों के जरिए एक अपनी राजनीतिक ब्रांडिंग बनाई, और उनके डायलॉग्स राजनीतिक संदेश बन गए। उनके फिल्मों के सीन सोशल मीडिया कैंपेन बन गए। उनके फैन फॉलोइंग उनकी राजनीतिक भीड़ बन गई। यानी विजय ने अपनी सिनेमा पावर को डिजिटल पॉलिटिक्स के साथ जोड़ दिया, और यही कैंपेन एक्सप्लोसिव साबित हुआ। बहुत लोग तो विजय की तुलना एमजीआर के साथ करने लगे।
दोनों सुपरस्टार, दोनों के गरीबों के जननायक वाली छवि, दोनों की गरीबों में लोकप्रियता। लेकिन फर्क भी है, एमजीआर का दौर अलग था और विजय का दौर सोशल मीडिया और डिजिटल युग का है। विजय सिर्फ पोस्टर पर नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर भी छाए हुए हैं। उनकी टीम नैरेटिव कंट्रोल करना जानती है और इसी वजह से उनका प्रभाव बहुत तेजी से फैला। तमिलनाडु की राजनीति में एक तीसरा बड़ा फैक्टर था बीजेपी। लोगों को यह भी डर था कहीं राष्ट्रीय राजनीति तमिलनाडु की पहचान को कमजोर ना कर दे। डीएमके खुद को तमिल की पहचान का रक्षक बताती रही है, लेकिन विजय ने खुद को एक नए तमिल के प्राइड के सिंबल के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने सीधे सीधे तमिल आइडेंटिटी, सोशल जस्टिस और यूथ एम्पावरमेंट की बात की और इस वजह से उन्हें उन लोगों का समर्थन भी मिला जो ट्रेडिशनल द्रविडियन पॉलिटिक्स से थक चुके थे और बीजेपी को पसंद नहीं करते थे। अगर एक लाइन में कहा जाए तो विजय की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? इमोशन प्लस ऑर्गेनाइजेशन प्लस टाइमिंग। उन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा, एक मजबूत संगठन बनाया और एक सही समय पर हमला किया। राजनीति में यह तीनों चीजें इतिहास बदल देती। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या विजय तमिलनाडु की राजनीति सच में बदल देंगे? यह तो फ्यूचर पर डिपेंड करेगा, लेकिन उन्होंने डीएमके और एआईएडीएमके की मोनोपोली को तोड़ दिया है। अब तमिलनाडु की राजनीति पहले जैसी नहीं रहेगी। अब हर चुनाव में टीवी के एक बड़ा फैक्टर बनेगी। अब युवा राजनीति में एक नए विकल्प की उम्मीद करेंगे और डिजिटल राजनीति अब और मजबूत होगी। और सबसे महत्वपूर्ण, तमिलनाडु में तीसरी ताकत अब वास्तविकता बन चुकी है। कभी तमिलनाडु की राजनीति सिर्फ दो पार्टियों के बीच में घूमती थी, डीएमके और एआईडीएमके। लोगों को लगता था यह सिस्टम कभी बदलेगा ही नहीं, लेकिन इतिहास हमें एक बात बताता है कि जब जनता बदलाव चाहती है तो बड़े से बड़े किले भी हिल जाते हैं। विजय ने सिर्फ राजनीति में एंट्री नहीं ली, उन्होंने लाखों युवाओं की निराशा को आवाज दी है। उन्होंने उस जनरेशन को होप दी है जो पुरानी राजनीति से डिस्कनेक्ट महसूस कर रही थी। एक एक्टर धीरे धीरे एक मूवमेंट बन गया और फैन क्लब्स धीरे धीरे पॉलिटिकल फोर्स बन गए। मूवीज डायलॉग पॉलिटिकल स्लोगन्स बन गए और सिनेमा हॉल्स की विसल्स रैलियों की नारों की गूंज बन गई। यह कहानी सिर्फ विजय की नहीं है, यह कहानी उस बदलाव की है जो नई पीढ़ी अपनी राजनीति, अपने राज्य और अपने भविष्य में देखना चाहती है। और अब पूरा भारत तमिलनाडु की ओर देख रहा है, क्योंकि आने वाले वर्षों में यहाँ सिर्फ चुनाव नहीं होगा, यहाँ भविष्य की राजनीति का मॉडल तय होगा। इस वीडियो में बस यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।